हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीसियस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देश दीपक चौधरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी माध्यम के यूपीएससी टॉपर सुनील कुमार धनवंता का कॉपी लेकर के आए हैं, जिनका 2020 में 682वां रैंक था और इन्होंने 2021 में अपने रैंक में इम्प्रूवमेंट करके हिंदी माध्यम से 22वां रैंक प्राप्त किया है। ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 22वां है। हिंदी माध्यम के दूसरे टॉपर हैं, रवि सिहाग जी के बाद दूसरे टॉपर हैं, इसलिए इनका कॉपी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये किस बेसिस पर अपना आंसर राइटिंग करते हैं, ये किस टेक्निक को फॉलो करते हैं, किस टेक्निक को अपनाते हैं। इनकी टेक्निक को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम अपने आंसर राइटिंग में लगातार किस तरह से गलतियां करते आ रहे हैं, उसका भी मूल्यांकन करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्रकृति में धार्मिक हैं। परीक्षण कीजिए। पूछ रहे हैं, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला और वास्तुकला के अवशेष जो अभी भी विद्यमान हैं वे धार्मिक प्रकृति के हैं। उसका जो है परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। 150 शब्दों में आंसर लिखना है और 10 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे ये जो है इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। देखिए 3 लाइन में इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, भर भर के लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जब हमें 150 शब्द में ही आंसर राइटिंग करना है तो लंबा चौड़ा यदि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वर्ड लिमिट को हम क्रॉस कर जाएंगे, जिससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यदि हम वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं, पहला नुकसान तो हमारा ये होता है कि कुछ मार्क काट लिया जाता है। दूसरा, जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं इसमें जो जब हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे जो प्रश्न हैं, दूसरे जो आंसर हैं, उसका कहीं ना कहीं समय हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये गलती हमको नहीं करना है। सबसे पहले इस तरह से स्मार्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं व वास्तुकलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ, जिसके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। देखिए अब लिख रहे हैं ये, देखिए टू द पॉइंट लिख रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, देखिए अब लिख रहे हैं ये प्राचीन भारत और जो है प्राचीन भारत में जो कि जो है कलात्मक अवशेष और वास्तुकला अवशेष हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। देखिए प्राचीन भारत में कलात्मक अवशेष में ये लिख रहे हैं भीमबेटका की चित्रकला। उसके बाद लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट दे रहे हैं सिंधु सभ्यता की कलाएं। तीसरा पॉइंट दे रहे हैं साहित्यिक कृति और विदेशी कृति, जिसमें वेद आता है, पुराण आता है इत्यादि। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। देखिए टू द पॉइंट लिख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वास्तुकला अवशेष के बारे में लिख रहे हैं कि सिंधुकालीन नगर व्यवस्था, अशोक के स्तंभ व स्तूप तथा विहार, अजंता व एलोरा की गुफाएं, गुप्तकालीन मंदिर। देखिए ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, कुछ नया नहीं लिखे हैं, बस उसी को जो है स्मार्ट तरीके से लिखे हैं। ये सब लोग हम 50 बार हम लोग जो है ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, बस उसी को जो है स्मार्ट तरीके से लिख रहे हैं। और इसके लिए आप भी लिख सकते हैं, इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। इस स्किल को आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही डेवलप कर सकते हैं। देखिए फिर लिखते हैं सुदर्शन झील, गिरनार अभिलेख, उदयगिरी की गुफा। देखिए आगे लिख रहे हैं, आगे अब मध्य भारत के बारे में बता रहे हैं, मध्यकालीन भारत। यहाँ पर कलात्मक अवशेष के बारे में लिख रहे हैं और वास्तुकला अवशेष के बारे में। कलात्मक अवशेष में क्या लिख रहे हैं, कलात्मक अवशेष में लिख रहे हैं कि जहांगीर की चित्रकला, सूफी संगीत, शास्त्रीय संगीत। देखिए अब कितना जो है खुला खुला इनका आंसर है, बहुत जो है सटा सटा के नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा जो है स्पेस दे करके लिख रहे हैं। एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी उसको समस्या नहीं होगी। और देखिए महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं हर सब्जेक्ट का एक थीम होता है, तो
तो जैसे आप जो सब्जेक्ट जैसे ये क्या नाम है आर्ट एंड कल्चर पर लिख रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर का एक थीम है अपना, तो उसका कीवर्ड्स भी जो है आना चाहिए आपके आंसर में, तभी आपका आंसर जो है अच्छा माना जाएगा। और जो जब आपके आंसर में कीवर्ड्स आता है तो उस आंसर को आपको अंडरलाइन करना है। ये देखिए जो है जगह जगह पर अंडरलाइन भी कर रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे लिख रहे हैं ये वास्तुकला अवशेष के बारे में कि अनेक किले, गुंबद और मीनारे, अनेक सराय व सड़कें, बाजार, तालाब इत्यादि। देखिए सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये स्मार्ट वे में लिख रहे हैं और इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। देखिए 3.5 नंबर इस पर इनको मिला है, 10 नंबर में 3.5 नंबर पाए हैं। यहाँ पर देखिए ये कंक्लूजन लिख रहे हैं, देखिए कितने स्मार्ट तरीके से लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। इनमें से अधिकांश अवशेष धार्मिक कहे जा सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ अनेक गैर धार्मिक प्रकृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जैसे साहित्य, बाजार, तालाब इत्यादि। देखिए और इनका जो शब्द देखिए, भाषा शैली देखिए कितनी सहज है, कोई भी पढ़ करके ईजिली समझ सकता है। तो आपको जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो जो है सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बहुत जो है टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ फीडबैक भी इन्हें मिला है, इनका काफ़ी चेक हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। अब देखिए किस तरह से लिख रहे हैं, देखिए कितने स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। अभी देखिए लिख रहे हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान दिया, जिसमें सती प्रथा विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह विरोध इत्यादि प्रमुख है। मतलब यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, राइट। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो योगदान है उसके बारे में ये बुलेट पॉइंट में लिखना स्टार्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। देखिए किस तरह से लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं खूब लंबा लंबा सेंटेंस यूज करते हैं। देखिए ये एकदम से स्मार्ट तरीके से लिख रहे हैं, वैसे नहीं इनको 22वां रैंक मिला है, जाहिर सी बात है कुछ इन्होंने इनोवेशन किया है और यही इनोवेशन है, यही आपको भी करना है। इनके कॉपी से सीखना है, इनके कॉपी से सीखिए। रवि सिहा जी का भी मैं कॉपी अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, जा करके उसको भी देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह यूज किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जा करके उसको भी देख लीजिएगा। देखिए आगे लिखते हैं, ये जाति प्रथा के विरोधी थे तथा अस्पृश्यता को कलंक मानते थे। इन्होंने विधवाओं की दुर्दशा में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया। आगे लिखते हैं, देखिए तथा इसका प्रचार प्रसार भी किया। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल करके ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में सफल रहे। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन महत्वपूर्ण कीवर्ड को अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, जिससे प्रथम दृष्टिया एग्जामिनर का इस पर नज़र पड़े, राइट। चलिए आगे लिखते हैं। देखिए आगे ही लिख रहे हैं बुलेट पॉइंट में, इसी के साथ ये बाल विवाह के भी धुर विरोधी थे तथा केशव चंद्र सेन का इस कार्य के लिए सहयोग किया था इन्होंने, राइट। देखिए आगे लिख रहे हैं कि सती प्रथा को महिलाओं के खिलाफ मानते हुए उनका विरोध किया तथा राजा राम मोहन राय को अपना सहयोग एवं समर्थन दिया था इन्होंने। देखिए यहाँ पर कुछ फीडबैक भी इनको मिला है कि अन्य योगदान जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान थे, इस पर उनके कुछ अन्य योगदान थे जो यहाँ फीडबैक में दिया गया है। बहुविवाह का विरोध, स्वदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। देखिए इस पर 3 नंबर इनको मिला है। आगे और बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, 4.5 नंबर मिला है, देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक प्रवण क्यों है, विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर का है।
देखिए टू द पॉइंट लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन 2 लाइन में ख़त्म कर दे रहे हैं। लिख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कुछ निश्चित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। बिल्कुल। और उसके बाद प्रश्न पर आ जा रहे हैं, प्रश्न में जो डिमांड किया गया है उस पर आ जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों की वजह से होता है। उसके बाद कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं उसको ये यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं कि तापमान जो कि होता है समुद्री सतह का तापमान, देखिए यहाँ पर फीडबैक इनको मिला है, समुद्री सतह का जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस लगभग जो है बढ़ गया है। कोरियालिस बल की उपस्थिति के कारण भी चक्रवात आते हैं। केंद्र में वायु का अवरोहण होता है और लिखते हैं धरातल पर हवाओं का अभिसरण व वायुमंडल में अपसरण होता है। देखिए यहाँ पर जो है फीडबैक इनको मिला है कि व्यापारिक पवनों का अभिसरण और वायुमंडल में अपसरण, इस तरह से लिखा जाए तो और बेहतर होगा। इनको फीडबैक भी अच्छा मिला है और इनकी कापी भी चेक हुई है अच्छे से। देखिए और ये जो चक्रवात होते हैं इसके निर्माण की क्रिया क्या है इसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। सर्वप्रथम केंद्र के निर्माण के कारण बाहर से हवाओं का आगमन केंद्र की ओर होता है जिसे आँख का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं वाष्पीकरण के बाद संघनन होने के कारण, ये सब निर्माण का कारण है, जो चक्रवात का निर्माण का कारण है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चक्रवात का फिगर बना के चक्रवात के पार्ट के बारे में बता दिया। देखिए पहला ये जो आँख के बारे में बात कर रहे थे, चक्रवात की आँख है, ये बीच में होता है चक्रवात का आँख। उसके बाद जो है अक्षु भित्ति दूसरा, तीसरा क्या है वर्षा पेटी है और चौथा क्या है अवरोहण है। फिर यहाँ पर देखिए बुलेट पॉइंट में ही लिख रहे हैं कि धीरे धीरे पूर्ण विकास व अक्षु भित्ति के विकास के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। लिख रहे हैं कि भूमि पर जाने पर चक्रवात का नाश होता है, मतलब जब चक्रवात समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ता है तो जब स्थल के पास पहुंच जाता है तो चक्रवात का नाश हो जाता है। देखिए कितने स्मार्ट वे में लिख रहे हैं, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है और इनसे सीखिए। जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं इनकी कॉपी को देखिए, अपनी गलतियों का मूल्यांकन कीजिए और अपनी जो लगातार गलतियाँ करते आ रहे हैं उसमें सुधार करिए, तभी जाकर आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे और अच्छा रैंक गेन कर पाएंगे। देखिए बंगाल की खाड़ी में उपयुक्त तत्वों के बारे में लिखते हैं। आखिर क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में प्रवणता, चक्रवात की प्रवणता जो है बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को कई पार्ट में तोड़ रहे हैं, ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन को ब्रेक करना है। देखिए लिख रहे हैं कि तापमान का अपेक्षाकृत ज़्यादा होना, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, लगभग यहाँ फीडबैक मिला है लगभग जो है 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। उसके बाद फिर लिख रहे हैं कि स्थल भागों की उपस्थिति, महाद्वीपीय प्रभाव, नदियों के जल के कारण पानी की परतों में ताप मिश्रण का भी अभाव। देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है, 4.5 नंबर मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत जैसे देश में विभिन्न समय क्षेत्रों टाइम जोन का मुद्दा सामने आता रहा है। इस संदर्भ में भारत के विभिन्न समय क्षेत्रों का व्यवहार्यता का परीक्षण कीजिए। देखिए 150 शब्दों में जो है लिखना है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर टू द पॉइंट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के विशाल देशांतरी विस्तार के कारण इसके पूर्वी भाग व पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतराल पाया जाता है। इसीलिए दो समय क्षेत्रों की मांग की जा रही है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करके इसी तरह से स्मार्ट तरीके से लिखने का स्किल डेवलप करना है। देखिए आगे लिखते हैं कि मांग के पक्ष में तर्क। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है तर्क देते हैं। देखिए आगे जो है मांग के विपक्ष में तर्क दे रहे हैं। देखिए इसमें भी इनको जो है 4.5 नंबर मिला है। देखिए बुलेट पॉइंट पे ही लिख रहे हैं, तो मैं अब जो है कॉपी को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दूँगा, वहाँ से इसे आप लोग डाउनलोड करके पूरा कॉपी देख सकते हैं
और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। राइट, तो चलिए ये कॉपी आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।